Good morning, students. Today we are here with our next video of macroeconomics, that is AD and its component. Now the very first question, what is AD? AD means aggregate demand. पूरी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी टोटल डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ये क्यों पढ़ना चाहिए चैप्टर? इस चैप्टर का मेन एम ये है कि किसी भी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि उस देश में जितनी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितनी एग्रीगेट सप्लाई है उतनी डिमांड रहे। अगर डिमांड उससे ज़्यादा होगी, अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से या एग्रीगेट डिमांड कम होगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो उस देश के लिए इंस्टेबिलिटी आने की कंडीशन है। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा श्रीलंका में वहाँ डिमांड इतनी ज़्यादा थी, कीमतें बढ़ने लगी, इन्फ्लेशन आ गया, और वो कारण भी कहीं ना कहीं बना हमारे उनकी श्रीलंका के पॉलिटिकल इश्यूज बनने की वजह से। किसी भी देश की जो जीडीपी है उसकी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई अगर होगी तो स्टेबिलिटी रहेगी। तो इसके लिए हमें लेकिन ये जानना पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड बनती किस चीज़ से, कैसे हम बताते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी, क्योंकि एक अंदाज़ा है ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। देश में कितनी गेहूं की डिमांड होगी अभी कैसे पता है? तो उसके लिए हमें एक एजम्पशन लेना पड़ता है। कैसे लेंगे? तो सारे कंपोनेंट्स देखेंगे। भाई घर में सपोज हम पूछेंगे घर में कितना रोटी का खर्चा है, तो भाई कितना खाएगा, बहन कितने खाएगी, द फैमिली मेम्बर्स दैट दे विल कंज्यूम द इट विल बी द एग्रीगेट डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। लाइकवाइज the aggregate demand of the whole economy would be the demand by the people of that area. So here we will find out what is aggregate demand. So aggregate demand in two sector economy, C household consumption, I household investment. We also have G government consumption and investment, and X and M also. But here we will not consider this because we are studying only two sector closed economy. Two sector closed economy. So in two sector closed economy, we will consider only C and I household consumption। देश में जितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं और जितना देश में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बस उतना। तो अब ये इस कंजप्शन में हमारे पास आया पहले C फॉर कंजप्शन। तो यहाँ पर कंजप्शन कैसे बनता है? हम कंज्यूम कहाँ से करते हैं? जो हम कंज्यूम करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे इनकम पर। y इक्वल टू सी प्लस एस। तो y इक्वल टू सी प्लस एस अगर होगा तो इस इनकम में से हम कुछ खाएंगे, कुछ हम बचाएंगे। सो यहाँ पर y में से कुछ कंज्यूम करेंगे, कुछ हम सेव करेंगे। तो y में से कुछ कंज्यूम किया, कुछ सेव किया। तो हम ये मान लेते हैं कि सपोज मान लिया देश में इनकम नहीं है, ज़ीरो है। तो अगर इनकम ज़ीरो है उस समय भी कंजप्शन हो रहा है। इस कंजप्शन को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। जैसे जैसे इनकम बढ़नी शुरू हुई वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ता है। तो यहाँ पर जब कंजप्शन बढ़ा तो वो जब हमारी इनकम जीरो थी उस समय कंजप्शन हुआ कहाँ से? वो सेविंग में से हुआ, इसलिए सेविंग माइनस में है। जैसे जैसे इनकम बढ़नी शुरू हुई वैसे वैसे ही हमारा इनकम बढ़ी, वैसे वैसे ही हमारा सेविंग बढ़ा, कंजप्शन बढ़ा। तो जब इनकम कंजप्शन के बराबर आई उस पॉइंट को, या कहूँ कि सेविंग जीरो हुई, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जब हम डायग्राम में इसको शो करेंगे तो डायग्राम में इस पर हम एक्स एक्सिस पर जीडीपी, वाई एक्सिस पर कंजप्शन। यहाँ पर जैसे जैसे हमारा जीडीपी बढ़नी शुरू हुई, कंजप्शन बढ़ना शुरू हुआ। तो ये जो लाइन है ये है कंजप्शन की लाइन। तो ये लाइन जो हमने बनाई है इस लाइन को हम कहते हैं इनकम लाइन, और इसको हम लाइन ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसके रेफरेंस से ही हम ये बता पाए हैं कि जब y c के बराबर होता है, जब y इक्वल टू c, तो अगर y वाली लाइन हो ही ना तो हम ये कैसे जानेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है? तो ये रेफरेंस लाइन हमें हेल्प करती है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने में। उसके बाद ये वाली लाइन है
सेविंग, ये कर्व है सेविंग का। सेविंग का कर्व कहाँ से शुरू हुआ है? नेगेटिव से शुरू हुआ है, क्योंकि उस समय हमारी सेविंग नेगेटिव थी। यहाँ पर हमारा ये जो है OA, ये पॉइंट है C बार। जब हमारी इनकम 0 थी उस समय जो कंजप्शन हम कर रहे थे, तो जहाँ हमारी इनकम उसके बराबर है कंजप्शन के, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और जब हमारी इनकम 0 हो, सेविंग 0 हो जाती है, उस पॉइंट को भी हम ब्रेक इवन पॉइंट ही कहते हैं। अगर हमें कहा गया है कि Y और C का डायग्राम बनाइए, Y और C का डायग्राम, तो हम नीचे वाला नहीं बनाएंगे, ये लाइन बनाएंगे और ये रेफरेंस लाइन बनाएंगे और ये बनाएंगे। रेफरेंस लाइन जो होती है ये 45 डिग्री की होती है, क्योंकि ये इस एजम्पशन के साथ बनाई जाती है कि हम ये मान लें कि Y अगर C के बराबर है हर जगह, तो ये पॉइंट आएगा। तो यहाँ ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है, ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है। और डायग्राम में ब्रेक इवन पॉइंट इस पर टेबल में यहाँ है और यहाँ है। जब Y C के बराबर है तो ब्रेक इवन पॉइंट है, जब C S के बराबर है तो भी ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये ओवरऑल हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 इसमें। उसके बाद आता है कि ये C है। इससे एक बात क्लियर हो गई कि C तब भी होगा जब ऑटोनोमस कंजप्शन होगा। तो ऑटोनोमस कंजप्शन ये इसको कहते हैं ऑटोनोमस या मिनिमम कंजप्शन। तो ऑटोनोमस कंजप्शन किस किस चीज से बन के बना? एक तो जो मिनिमम कंजप्शन होना ही होना है, उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, इस इनकम का कुछ पार्ट हम इसमें कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनकम का पार्ट जो हम कंज्यूम करते हैं इसको बोलते हैं। तो ये ऑटोनोमस कंजप्शन है। और ये जो MPC × Y है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजप्शन। जब इंड्यूस्ड कंजप्शन होगा तो इसमें ये इंड्यूस कंजप्शन है और ये ऑटोनोमस। तो ये पूरी जो इक्वेशन है इसमें हम MPC को B भी कहते हैं। MPC होता क्या है? MPC होता है रेट ऑफ कंजप्शन और MPS क्या होता है? रेट ऑफ सेविंग। इस तरह से APC भी होता है एवरेज। इसको वैसे MPC की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दिस इज द full form of MPC, but it is also known as rate of consumption. MPS marginal propensity to save, also rate of saving. APC average propensity to consume. इसी तरह APS average propensity to तो ये हमारी बताता है कि मार्जिनल हर थोड़ी चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम इज MPC, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम इज MPS। अब इसको डायग्राम में कैसे दिखाएं? ये हमारा कंजप्शन कर्व था। यहाँ हम इनकम दिखाते हैं, यहाँ हम कंजप्शन दिखाते हैं। तो यहाँ से इनकम हमारी बढ़ी इतनी, ये है डेल्टा Y, ये है डेल्टा C। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो आया A से लेकर B तक, ये हमारा है MPC। इसी तरह से डेल्टा C, ये सॉरी डेल्टा Y, डेल्टा C, तो ये जो आया आपका B से C, ये आया MPC। इसके बाद हमारा यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा Y, डेल्टा C, तो ये क्या हुआ? MPC। इसमें ये MPS है, ये है डेल्टा S और ये है डेल्टा Y। तो यहाँ से यहाँ तक AB क्या हो गया? ये MPS। ये यहाँ से यहाँ तक डेल्टा S, डेल्टा Y, तो ये कितना हो गया? ये भी MPS, ये भी MPS। और अगर हम APC कहें तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो है ये APC है। इसमें ये सारे पॉइंट इस लाइन पर जहां जहां भी पॉइंट आएंगे ये APS। तो ये हमारा APC और
APS हो गया. So this was all about this. In this slide we had, in this video we have covered chapter number 1 as well as some part of chapter number 2. In our next slide in our next video we will discuss the situation of excess demand and deficit demand. So this is all about this video. Thank you very much.